हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके करियर क्लासेस में। तो साथियों, कैसी चल रही है आपकी सबकी तैयारी? अच्छे से लगे रहिएगा, यही मेहनत आपके लिए एक दिन आपके लिए सफलता दिलाएगी। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 14 तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्लास 15 के बारे में जानेंगे। तो क्लास जो 14 था हमारा, उसमें हमने क्या जाना था? उसमें हमने जाना था जिला गजेटियर्स विभाग के बारे में, उसका थोड़ा सा इतिहास, उसका थोड़ा सा सूचकांक वगैरह वो जो थे उसके अंदर आते थे, वो सब जाने थे। और फिर हमने जिला गजेटियर विभाग की स्थापना के बारे में जाना था कि उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। स्टार्टिंग में 54 जिलों को उसमें शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद में हमने जाना था चकबंदी क्या होती है, चकबंदी विभाग के बारे में सबको जाना और चकबंदी से संबंधित कार्य जाने। तो आज हम लोग जानेंगे कि चकबंदी दो तरह से जो होती है, एक ऐच्छिक चकबंदी होती है, एक अनिवार्य चकबंदी होती है। तो अनिवार्य चकबंदी के बारे में हम लोग आज जानेंगे बहुत अच्छे से। ऐच्छिक चकबंदी जो थी, ये ऐसी चकबंदी होती है जो कोई भी किसान अपनी इच्छा से अगर चकबंदी तैयार करने को तैयार हो जाए तो इसे अच्छी चकबंदी कहते हैं। इस ढंग से चकबंदी करने का जो प्रयत्न था, ये भारत में सर्वप्रथम सहकारी समितियों द्वारा पंजाब में 1921 में शुरू किया गया था। ये मैंने आपको बताया था कल वाले क्लास में। और ये तरीका सबसे अच्छा है, इसमें किसी पर दबाव नहीं डाला जाता। चकबंदी समिति के काम से किसी का झगड़ा नहीं होता, परंतु ऐच्छिक चकबंदी की प्रगति बहुत धीरे धीरे होती है और गांव में जमींदार भी कठिनाइयां पैदा कर देते हैं। तो कई बार चकबंदी इसलिए नहीं की जा सकी कि कुछ हठी व्यक्ति योजना का विरोध करते हैं, या गांव के जो जमींदार लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ों वाले लोग होते हैं, तो वो इस चकबंदी का विरोध करते हैं। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल में इस समय ऐच्छिक चकबंदी चल रही है और उनके नियम बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ऐसी चकबंदी चालू की गई थी उसी समय, लेकिन वो भी बंद कर दी ऐच्छिक चकबंदी। तो हम लोग आज क्या जानेंगे? हम लोग आज जानेंगे अनिवार्य चकबंदी, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अनिवार्य चकबंदी क्या होती है और उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम हैं, कौन कौन सी धारा हैं, ये सब जानेंगे हम लोग। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ में नोट्स बनाते चाहिएगा सभी लोग और अच्छे से इसको तैयार कर लेना। तो जो अनिवार्य चकबंदी में जितने भी धाराएं हैं, जो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं, जो पूछी जाती हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं, हम सिर्फ उन्हीं धाराओं को पढ़ेंगे। ये नहीं हम कि पूरी अधिनियम की जितनी भी धाराएं सारी पढ़ें, तो सारी पढ़ने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आइए जानते हैं अनिवार्य चकबंदी के बारे में। तो अनिवार्य चकबंदी में क्या है? राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करने पर ये चकबंदी होती है, ठीक है। राज्य सरकार जब आदेश जारी करेगी तब जो चकबंदी आती है, उसको चकबंदी को अनिवार्य चकबंदी कहते हैं, ठीक है। और एक अधिनियम आया था 1954 में। वैसे तो चकबंदी अधिनियम 1953 में आया था, लेकिन ये लागू कब हो पाया था? 1954 में। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1954 में, ठीक है। ये 53 में आया था और लागू हुआ था आपका 54 में। कहाँ कहाँ से? कैराना तहसील से और मुसाफिर खाना से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और 1958 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो थी वो लागू कर दी गई। ये बात आप लोग जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम जो 1954 में जो लागू हुआ था, इसके अंतर्गत कुछ धाराएं हैं इंपॉर्टेंट, हम वो पढ़ेंगे और इन धाराओं को आपको याद करना है, ठीक है। तो धारा 4(1) या धारा 4(2), इसके अलावा हम लोग कौन कौन सी धाराएं पढ़ेंगे पहले ये सुन लीजिए। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे धारा 4 का फर्स्ट, या धारा 4 का दूसरा। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे धारा 7, और हम पढ़ेंगे धारा 8 आकार पत्र 2 का, उसमें है एक धारा 8 का पढ़ेंगे, एक धारा 9 पढ़ेंगे, उसमें आकार पत्र 5 का बारे में सुनेंगे। अगला धारा 20 पढ़ेंगे, आकार पत्र 23(1) आता है उसमें। अगले धारा 23 पढ़ेंगे, फिर धारा 48 पढ़ेंगे और लास्ट में धारा 27 पढ़ेंगे, जिसमें आकार पत्र 41 और 45 का जिक्र होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि धारा 4(1) क्या है या धारा 4(2) में क्या जिक्र है इस अधिनियम में। तो धारा जो 4(1) और 4(2) है, इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा चकबंदी हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है। यानी जब भी किसी राज्य में चकबंदी होगी तो धारा 1 या धारा 2 के अंतर्गत राज्य सरकार क्या करेगी? उस चकबंदी के बारे में विज्ञप्ति निकालेगी या विज्ञापन जारी करेगी कि ये सरकार अपने राज्य में चकबंदी करा रही है, ठीक है। इसके बाद
इसकी अगली जो प्रक्रिया होती है वो धारा 4 का के फर्स्ट और धारा 4 का के सेकंड में बताई गई है। जब वो राज्य सरकार चकबंदी विज्ञप्ति जारी कर देगी तो उसके बाद की ये बात है कि चकबंदी आयुक्त के द्वारा, आप जानते हैं चकबंदी अधिकारी सबसे बड़ा कौन सा होता है, उत्तर प्रदेश सरकार जो होता है चकबंदी आयुक्त, तो उसके द्वारा इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। सरकार क्या करेगी, चकबंदी होती विज्ञप्ति जारी करेगी और फिर चकबंदी आयुक्त क्या करेगा, नोटिफिकेशन जारी कर देता है। ठीक है, इसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसके बाद फिर दो काम होते हैं जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। सबसे पहला कि राजस्व न्यायालय में जितने भी वाद हैं या जितने भी केस हैं, यानी आपके राजस्व से संबंधित राजस्व न्यायालय में जितने भी केस चल रहे हैं, जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, वो सभी के सभी उस समय स्थगित हो जाएंगे या सभी के सभी रोक दिए जाएंगे, सभी सभी खत्म हो जाएंगे। दूसरा, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी जो होता है उसकी अनुमति के बिना कृषि के अतिरिक्त कोई भी कार्य आप अपनी भूमि पर नहीं कर सकते। ना तो अपनी भूमि में कोई हॉस्पिटल बना सकते हैं, ना ही अपनी भूमि को आप बेच सकते हैं, ना ही अपनी भूमि में आप मकान बना सकते हैं, ना ही स्कूल बना सकते हैं। यानी कि आप बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी की अनुमति के बिना उस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप खेती कर रहे हैं तो खेती ही करते रहेंगे, ये बात बताई गई है धारा 4 का में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धारा 7 की तरफ। तो धारा 7 में क्या बताया गया कि चकबंदी लेखपाल गांव में जाकर भूचित्र संशोधन करेंगे। यानी चकबंदी लेखपाल होगा वो गांव में जाएगा, गांव में देखेगा, वहाँ का जो नक्शा वगैरह है उसमें जो भी संशोधन करना होगा वो वहाँ पर जाकर करेगा। ठीक है, इसके बाद धारा 8 में क्या है, लेखपाल गांव में जाएगा, गांव की जो स्थिति है उसको देखेगा और उसको दर्शाएगा। फिर आकार पत्र 2 काम है। ठीक है, लेखपाल गांव में जाकर क्या करेगा, जहाँ कहीं पे कुआं हैं, तालाब हैं, पेड़ है, कब्रिस्तान है, ठीक है, खेल का मैदान है, स्कूल है, नलकूप है, ट्यूबवेल है, उतनी सारी चीज़ें हैं, तो उन सबको दर्शाएगा बहुत अच्छे से नक्शे पे। कंस्ट्रक्शन वगैरह को जितने भी काम हैं गांव के उन सबको दर्शा के एक स्थिति को दर्शाएगा लेखपाल, और उस स्थिति को फिर क्या करेगा, आकार पत्र 2 काम में भरेगा। ठीक है, ये चीज़ धारा 8 में बताई गई है। फिर धारा 8 का में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि सहायक चकबंदी अधिकारी जो होगा वो विवरण पत्र तैयार करेगा। ठीक है, और उस विवरण पत्र में सहायक चकबंदी अधिकारी ये बताएगा कि कितने % कटौती होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ कहाँ से भूमि ली जाएगी, कहाँ कहाँ से काटी जाएगी, कितने % कटौती होगी, और सार्वजनिक भूमि कौन सी है, कौन सी कैसी भूमि है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, सहायक चकबंदी अधिकारी एक विवरण पत्र तैयार करेगा और उसमें बताएगा। ठीक है, अगले धारा 9। धारा 9 में आकार पत्र 5 की बात करी गई है। ठीक है, तो धारा 9 में क्या है, समस्त कार्रवाई से खातेदारों को अवगत कराया जाएगा और आकार पत्र 5 भरा जाएगा। ठीक है, यानी जितनी भी कार्रवाई होंगी उस चकबंदी में, जितनी भी कार्रवाई हो रही हैं, तो उस चकबंदी में जिसका ज़मीन आ रही है, जिसकी खेती आ रही है, तो जिसके नाम है, वो जो भी खातेदार हैं उन सबको अवगत कराया जाएगा उसके बारे में कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है आपके गांव में, अब इस तरह से अगले इस तरह से आपकी भूमि आवंटन होगी या ये कार्य इस तरह से होंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में गांव में लोगों को अवगत कराया जाता है, या जो खातेदार हैं उनको अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो ये धारा 9 में बताया गया है और उस चीज़ को आकार पत्र 5 में नोट किया जाएगा। इसमें होता क्या है, गांव में हर तरह के लोग होते हैं, अगर किसी को इसमें आपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति इसका विरोध करना चाहता है तो वो अपना चकबंदी अधिकारी के पास में जाकर अपना आपत्ति पत्र दर्ज कर सकता है या करा सकता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी धारा 20। तो धारा 20 में क्या है, आकार पत्र 23(1) का जिक्र किया गया है। तो इसमें क्या है, सहायक अधिकारी या सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी की योजना बनाई जाएगी और आकार पत्र 23(1) में भरी जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका धारा 20 में आकार पत्र 23(1) में। ठीक है, क्या है, सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा चकबंदी की जो योजना बनाई जाएगी उसको आकार पत्र 23(1) में भर दिया जाएगा या भरा जाता है। इसके बाद धारा 23 में क्या है, इसमें है नई जोतों पर खातेदारों को कब्जा दिलवा दिया जाता है। यानी फिर जब चकबंदी हुई फिर नई जोत आई और वो नई जोत में जिस खातेदार का नाम आया है तो उसको लेकर खातेदार को उसका कब्जा दिलवा दिया जाता है। यानी जिसके नाम पे वो खेत आया तो उस पर उसका कब्जा सरकार के द्वारा दिलवा दिया जाता है। ये धारा 23 में बताया गया है। तो ये इतना आसान नहीं होता है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना लग रहा है। इसके लिए होता क्या है, पूरी सरकार की पूरी फील्डिंग तैयार की जाती है, छोटे से लेकर पूरे बड़े तक अधिकारी लगे होते हैं, तब ये चकबंदी पॉसिबल हो पाती है।
नहीं तो काफ़ी लोग इसके विरोध में भी होते हैं, काफ़ी लोग इसके पक्ष में भी होते हैं। नहीं तो गांव में अच्छा खासा बवाल कट जाएगा। आप देखते हो जरा जरा सी बात पे तो गांव में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। किसी का मेड़ काट दिया तब तो लोग एक दूसरे के लिए मारने भी उतर आते हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी हो जाता है। तो ये तो फिर भी चकबंदी का मामला है। तो नई, ठीक है, तो ये धारा 23 में क्या था, नई जोतों पर खातेदारों पर कब्जा दिलवा दिया जाता है। अब आते हैं धारा 48 में। इसमें क्या होता है, अगर इन चकबंदी से कोई भी खातेदार असहमत है तो असहमत खातेदारों की जो दलीलें हैं या उनकी जो शिकायतें हैं तो वो उप संचालक चकबंदी के पास जाकर कह सकते हैं या उनकी वहाँ पे उप संचालक चकबंदी अधिकारी के पास में सुनी जाएंगी। ये धारा 48 में बताया गया। अब अगले धारा 27। तो धारा 27 में आकार पत्र 41 और आकार पत्र 45 के बारे में बताया गया। तो इसमें क्या है, अंतिम बंदोबस्त अभिलेख तैयार किया जाता है। इसमें होता क्या है, सबसे लास्ट वाला जो अभिलेख होता है वो बनाया जाता है। इसमें धारा 27 में। तो इसमें क्या क्या बनाया जाता है मैं आपको बताऊं। इसमें एक तो नए नक्शे का निर्माण किया जाता है, ऊपर से पुराने घाटों के स्थान पर नए घाटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, नए नक्शे का निर्माण और पुराने घाटों के स्थान पर नए घाटों का नए घाटों का आवंटन जो होगा वो इसमें धारा 27 के अंतर्गत होगा। ठीक है, ये बात आप लोग जान गए। तो बेटा ये सारी थी धाराएं इंपॉर्टेंट जो आपकी चकबंदी में होती हैं या जो हमको पढ़ाई जाती हैं या जिनसे सवाल बनते हैं। ठीक है, इन्हीं का प्रयोग चकबंदी में प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी थी। अब जब आप लोग लेखपाल बनेंगे तो लेखपाल के पास जो नक्शे होते हैं, जो खतौनी होती है, खसरे होते हैं, बहुत सारे जो गांव के नक्शे होते हैं तो उनमें दर्शाने के लिए बहुत सारे कुछ चिन्ह होते हैं। चकबंदी बेटा यहीं तक थी, समझ लिया आपने बहुत अच्छे से। इतनी धाराएं मैंने आपको पढ़ाई, ये सारी आप याद कर लेना। धारा 27 तक 7-8 धाराएं मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, यही आएंगी सवाल, जिनसे सवाल बनते हैं यही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग कुछ सीमा दर्शाने वाले चिन्हों की सूची मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इनको आप अच्छी से अपनी कापी पे फेयर कर लेना और इनको बनाना सीख लेना और इनको पहचानना सीख लेना। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सीमा दर्शाने वाले चिन्हों की सूची आइए देखते हैं। तो पहली जो सबसे पहले दर्शाया गया है कि आपको अगर गांव में आबादी दर्शानी है तो आबादी के लिए जो चिन्ह बनाएंगे वो आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उल्टा ब्रैकेट। दूसरा, अगर सामान्य वर्ग की आबादी है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो उनके लिए आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके और बीच से एन की तरह फाड़ दिया। ठीक है, और अगर आपके गांव में एससी के लोग की आबादी है, एससी वालों को अगर आप दर्शाएंगे तो उनके लिए आप ऐसे दर्शाएंगे, बीच से काट देंगे थोड़ा सा बढ़ा के। ठीक है, तो ये आप अनुसूचित जाति वाली आबादी को इस तरह से दर्शाएंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं पे सीमा पत्थर दर्शा रहे हैं या मील स्टोन जो होता है गांव में तो उसको दर्शाने के लिए आप इस तरह का एक साइन बनाएंगे बॉक्स टाइप का और इसको इस तरह से कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए। इसके अलावा गांव में जो भूमि होती है, एक भूमि होती है नवीन प्रति भूमि। तो नवीन प्रति भूमि को आप कैसे दर्शाएंगे, इसका चिन्ह मैंने ये बनाया है। नवीन प्रति भूमि ऐसी होती है जो खाली भूमि होती है, गांव में पड़ी होती है। तो इसको क्या होता है, सरकारी भूमि होती है जिसे पट्टे पर लोगों को दे दिया जाता है, यानी खाली भूमि को। ठीक है, तो इसे पट्टा बोलते हैं। इसी का भूमि गाँव में वो लोग कहते हैं कि पट्टा हो गया उसके खेत का। तो वो खाली भूमि जो किसी गरीब इंसान को दे दी जाती है, इसके नाम पे ज़मीन नहीं होती है, तो उसको पट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये नवीन प्रति भूमि होती है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, इसको ऐसे ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग की तरह। तो ये हो गई आपकी नवीन प्रति भूमि। अब इसके बाद में ऊसर भूमि कैसी दर्शाएंगे, तो ऊसर भूमि को ऐसे दर्शाएंगे। अब ऊसर भूमि पे क्या है, झाड़ी झकाड़ कटीले पेड़ पौधे उगे आते हैं, तो उसको इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे ऊसर भूमि को। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम लोग बंजर भूमि की बात करें तो बंजर भूमि को ऐसे दर्शाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग बंजर भूमि को दर्शाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें गांव में कुआं दर्शाना है तो कुआं को ऐसे दर्शाएंगे और इसमें एक छोटा सा पॉइंट लगा देंगे। फिर इसके बाद में अगर कच्चा कुआं दर्शाना है तो उसको भी ऐसे ही गोला बनाएंगे और उसमें जो पॉइंट बनाएंगे वो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ये हो गया आपका कच्चा कुआं। अब इसके बाद अगर हम पक्का कुआं दर्शाना है तो इसमें भी ऐसे गोला बनाएंगे और उसके अंदर एक छोटा सा इस तरह से गोला बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के कुएँ दर्शाए हमने। ठीक है, एक सादा कुआं उसमें छोटा सा पॉइंट लगेगा, एक कच्चा कुआं उसमें थोड़ा बड़ा पॉइंट लगेगा, और अगर पक्का कुआं दर्शाना है तो गोले के अंदर एक छोटा सा गोला बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से दर्शा दिए कुएँ।
इसके बाद में अगर हमें दर्शाना है ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल को कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए भी एक ऐसे गोला बनाएंगे, गोले के अंदर एक छोटा सा गोला बना के उसमें क्रॉस लगाएंगे, तो ये हो गया आपका ट्यूबवेल। अब इसके बाद में अगर हमें तालाब दर्शाना है तो तालाब कैसे दर्शाएंगे, तालाब के लिए हम एक बड़ा सा थोड़ा सा बॉक्स टाइप का बनाएंगे, उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और इसके चारों कोनों को हम मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा तालाब। इसके बाद में अगर हमें बगीचा बनाना है तो बगीचा के लिए हम एक इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे कुछ और इनको इस तरह से निकाल देंगे छाताई टाइप, तो ये हमारा हो गया बगीचा। ठीक है, अब गांव में जो चक्रोट होते हैं इन्हें बोलते हैं चक मार्ग, तो उनको कैसे दर्शाएंगे, तो उनको ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, ऐसे ये चक मार्ग हो गए आपके। इसके अलावा अगर हम रेलवे लाइन दर्शाना है तो वो ऐसे दर्शाएंगे, रेलवे लाइन, ये लाइन जा रही है। ठीक है, रेलवे लाइन को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, ये बना लेना रेलवे लाइन। अब इसके बाद अगर हम लोग बना रहे हैं खेल का मैदान तो उसको कैसे दर्शाएंगे, देखिए उसको हम लोग खेल के मैदान को आइए बताते हैं। देखिए आपको दिख रहा है, इस तरह से बनाएंगे हम लोग और फिर उसमें एक तरह से नेट टाइप का बांध देंगे, तो ये आपको हो जाएगा खेल का मैदान, इस तरह दर्शा दिए। इसके बाद में अगर हम लोग मंदिर बनाना है तो मंदिर सिंपल सा ऐसे मंदिर बनाया और इस तरह से मंदिर बन गया, ये हल्की सी झंडी टाइप की बना दी, तो ये आपका हो गया मंदिर। ठीक है, अगर इसके बाद में हमें मस्जिद बनाना है तो मस्जिद के लिए हम ऐसे बनाएंगे, हल्के से दो ये पिलर टाइप के बना के और फिर हम इसको मस्जिद को इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये बन गई आपकी मस्जिद। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग कब्रिस्तान बनाएंगे तो कब्रिस्तान को कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे कब्रिस्तान में इस तरह से। ठीक है, ये कब्रिस्तान बन गया। और लास्ट में हम नदी बनाएंगे तो नदी को कैसे करके दर्शाएंगे, ऐसे करके नदी दर्शा देंगे और इस तरह से नदी में जल भर के दर्शा दिया हमने। ठीक है, तो बेटा ये लेखपाल के कागजों में अगर वो नक्शा बनाता है तो वो इस तरह से नक्शे बनाता है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट थे ये मैंने आपके लिए बता दिए कि कौन सी चीज़ को किससे हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको ये अपनी कॉपी में बना लेना है सभी। तो आज की क्लास साथियों यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे कल पढ़ेंगे थोड़ा सा आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत में जो राजस्व या भूमि बंदोबस्त व्यवस्था थी राजस्व प्रशासन की, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। एक दो क्लास और रह गए हैं और आपका राजस्व विभाग जो वाला पोर्शन चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको सब लोग अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करते चलिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए और बाकी बहुत अच्छे से मेहनत से ईमानदारी के साथ आप लोग तैयारी करते रहिएगा। नई नई वैकेंसियाँ आ रही हैं सभी विभागों में और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि इस वर्ष आप लोग सभी लोग सरकारी जॉब पा जाएँ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।